हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 30 मार्च 2023 और 30 मार्च 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज 30 मार्च को कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो राजस्थान है का आज 73वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन है वो राजस्थान के लोगों की जो वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन वो किया जाता है। और राजस्थान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में जागरूक करना तथा इनके महत्व को बताना और इसकी विरासत को बचाना। तो जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर जैसी रियासत उनका विलय है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। और यही जो राजस्थान की स्थापना का दिन भी माना जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित जो माइक्रोपे है ये लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एक्सिस बैंक है ये भारत के शीर्ष निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। और इन्होंने हाल ही में जो इजिप्ट टैप बाई रेजर पे है या माई पिन पेड के तकनीकी साथियों के सहयोग से जो माइक्रोपे है इस नाम का एक भुगतान समाधान है ये पेश किया है। और ये जो माइक्रोपे है ये है क्या? तो माइक्रोपे एक पिन ऑन मोबाइल समाधान है जो व्यापारी के स्मार्टफोन को एक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देता है जिसमें डिजिटल भुगतान है वो आसान होता है और एक अद्वितीय ग्राहक अनुभव भी प्रदान वो होता है। अब जो माइक्रोपे और पिन ऑन मोबाइल तकनीक है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो भारत में जो डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का उपयोग है वो अधिक लोकप्रिय हो रहा है। और लेकिन जो उपकरणों की लागत से छोटे व्यापारी वो वंचित हो सकते हैं। और नई जो पिन ऑन मोबाइल है ये तकनीक व्यापारियों के लिए एक कार्यशील तरीका प्रदान करती है जिससे कार्ड, यूपीआई और बीक्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना संभव होता है जबकि उच्च सुरक्षा मानकों का पालन भी किया जाता है। और ये छोटा कम लागत वाला कार्ड रीडर ब्लूटूथ के माध्यम से व्यापारी के स्मार्टफोन से जुड़ता है और ग्राहकों को सीधे व्यापारी के डिवाइस पर अपना एक पिन दर्ज करने की अनुमति भी देता है जिससे जो कोड से फोन पर सॉफ्टवेयर आधारित जो पिन एंट्री के लिए जो पीसीआई मानक है उनके अनुपालन में पिन की सुरक्षा वो सुनिश्चित होती है। अब माई पिन पेड है इसके साथ साझेदारी है। इसमें भारतीय जो व्यवसाय है उनको एक पीसीआई प्रमाणित मोबाइल भुगतान समाधान प्रदान करेगी जो उनके ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएगा जबकि उन्हें बढ़ी हुई जो सुरक्षा, कम हुई है जोखिम और महत्वपूर्ण लागत की बचत है वो भी प्रदान करेगा। अब एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक की स्थापना है ये 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर वो है मुंबई, इस महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम एमडी और सीईओ है अमिताभ चौधरी और चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा, वो इसके प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है प्रतीक का नाम जिंदगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण वो मंजूर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये कर्नाटक राज्य में मंजूर किया गया है। तो कर्नाटक है इन्होंने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए तो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने 36.3 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है इसके ऋण को मंजूर किया। और विश्व बैंक है इन्होंने कर्नाटक का जो लगभग 70% जो क्षेत्र है वो शुष्क या अर्ध शुष्क है जिसमें साथ ही इस क्षेत्र में भूजल की भी काफी कमी है और पानी की गुणवत्ता भी लगातार वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने जो पानी के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर है इसका ऋण है वो कर्नाटक राज्य को दिया है। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना है तो ये सन 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और इसका हेड क्वार्टर वो है वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। अब कर्नाटक राज्य है तो कर्नाटक राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन वो किया है हाल ही में। और कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की भी घोषणा की है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री इन्होंने 108 नमक क्लिनिक है इसका शुभारंभ किया और एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना भी कर्नाटक राज्य में खोला गया है। और प्रधानमंत्री ने नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर विस्तार है इसमें नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया है।
और सहकार समृद्धि सौदा है, इसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। और कर्नाटक ने 54 साल बाद जो संतोष ट्रॉफी है वो जीती है। अब कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से लगती है। और पश्चिम में इसके अरब सागर भी है। और कर्नाटक के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। और कर्नाटक में टोटल जिले हैं 31। और कर्नाटक का जो राज्य का गठन है, स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सरकार ने पैन आधार लिंक करने की जो समय सीमा है ये बढ़ाकर अब कब कर कितनी कर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये 30 जून 2023 है वो इसकी लास्ट डेट करती है। तो सरकार ने फिर से जो पैन आधार लिंक करने की जो समय सीमा है ये बढ़ाई है। और ये करदाताओं को कुछ और समय देते हुए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि है वो 30 जून 2023 कर दी। और अब तक जो 51 करोड़ है, 51 करोड़ से भी अधिक जो पैन कार्ड वो आधार से लिंक हो चुके हैं, जिसे 1 जुलाई 2017 तक जो पैन कार्ड आवंटित वो किया गया था और वो आधार नंबर है वो प्राप्त करने के पात्र है इसमें। और उन्हें जो 30 जून 2023 तक है अपने जो आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा, जिसमें मेघालय, असम और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए पैन और आधार कार्ड को लिंक करना हो इसमें जरूरी हो नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये अजय सिंह को चुना गया है। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है BFI, इसके जो प्रमुख है अजय सिंह, इनको अब अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है IBA इनके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। और महिला विश्व चैंपियनशिप के जो हाल ही में समापन हुआ है, इसके बाद जो IBA निदेशक मंडल की जो बैठक हुई थी, बैठक के दौरान जो अजय सिंह की नियुक्ति की पुष्टि वो की गई है। और IBA के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। और 2026 से तो 2026 तक जो यूक्रेन के जो व्लादिमीर प्रोडिवस और सर्बिया के अब्दुल मुतालिब है, इनके साथ इस पद पर ये अजय सिंह वो बने रहेंगे। और IBA है, तो IBA की स्थापना है ये वर्ष 1946 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर है IBA का वो है लोजेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और हाल ही में नियुक्तियां हुई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किन की नियुक्तियां कहाँ की गई है। तो अर्नब बनर्जी है, इनको सीएट के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और सलीमा टेटे को AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। और जी कृष्ण कुमार है, इनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और LIC ने तक्ष पांडे और M जगन्नाथ को नया MDO नियुक्त किया है। और भारत सरकार ने सिद्धार्थ मोहंती को LIC के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं इसके रूप में नियुक्त किया है। और सेवलॉन इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला जो हैंड अम्बेसडर ये नियुक्त किया है। और महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेबेलो है, इनको MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। और RBI है, तो RBI ने JP मॉर्गन चेस के नए CEO के रूप में प्रभदेव सिंह है, इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। और मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने भारत के लिए जो अरुण कोहली है इनको नया कंट्री हेड है वो नामित किया है। और ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है, वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर है वो बनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जो फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर है ओसवाल, इन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इनको उनकी जो ट्रायलॉजी अनफिनिश्ड मेमोरीज है, इसमें द प्रिजन डायरीज और न्यू चाइना 1952 है, इनके लिए एक विशेष जो साहित्य पुरस्कार है इनसे सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार प्रख्यात पंजाबी उपन्यासकार और फोसवेल के संस्थापक है अजित कौर, इनके द्वारा बांग्लादेशी जो लेखक हैं और शोधकर्ता इनमें जो रामानिंदु मजूमदार और मोहिमदुल हक है, इनको इस समारोह में प्रदान किया गया है। अब जो पुरस्कार है, पुरस्कार से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन सा पुरस्कार वो किसको दिया गया है। तो असम के जो NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बॉम्बे जयश्री है, इनको संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। और रतन टाटा है, इनको विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो अपने नाम किया। और भेल ने जो सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए
CBIP अवार्ड 2022 वो जीता है। और NTPC ने लगातार 6वें वर्ष में ATD बेस्ड अवार्ड 2023 भी अपने नाम किया। और MT वासुदेवन नायर है, इनको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से इनसे सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये यस बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो यस बैंक है, इन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है, इनके साथ एक समझौता किया है। और इसमें जो डिजिटल मुद्रांकन और हस्ताक्षर भी शामिल है, जिसमें बैंक की गारंटी जारी करने के में कम समय लगता है। अब यस बैंक है, तो यस बैंक की स्थापना है ये 2004 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वो मुंबई महाराष्ट्र में यस बैंक का हेडक्वार्टर है। और यस बैंक के वर्तमान CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो भी पेंशनर है उनके लिए महंगाई भत्ता या DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है वो की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 4% है वो इसमें बढ़ोतरी वो की गई है। तो महंगाई बताओ 4% बढ़ाए जाने के बाद ये कुल बढ़कर ये 42% हो गया है। और वर्तमान में जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को 28% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिल रही थी, अब इनको 4% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। जो केंद्र सरकार है, इन्होंने पिछली बार तो जुलाई 2022 है, इसमें केंद्रीय कर्मचारी और जो भी जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए जो DA और DR को मूल वेतन में जो पहले 34% था उससे बढ़ाकर 38% किया था, अब इसको बढ़ाकर 42% वो कर दिया गया। अब DA में जो बढ़ोतरी से जो 1 करोड़ से भी अधिक जो केंद्रीय कर्मचारी और जो भी पेंशन भोगी हैं इनको लाभ होगा। और 4% DA मिलने के बाद जो लाभ हो केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन देखे तो अगर जिनको 18,000 रुपये प्रति माह वेतन पेंशन या वेतन मिल रहा है, तो अब इनमें जो 720 रुपए की बढ़ोतरी के रूप में यह होगा। और वर्तमान में जो 38% DA के हिसाब से प्रति माह कुल महंगाई भत्ता है ये 6,840 रुपये मिलता था। और ये 42% होने के बाद ये रकम अब DA की ये 7,560 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक है वो किस शहर में आयोजित है वो की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दिल्ली में आयोजित की जा रही है। जो संघाई सहयोग संगठन है SCO, इसके सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक है ये दिल्ली में आयोजित की गई है। और इस बैठक की अध्यक्षता है वो NSA अजित कुमार डोभाल है वो कर रहे हैं। और इसमें मध्य एशियाई देशों की जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग ले रहे हैं। और पाकिस्तान और चीन के भी जो SCO NSA की बैठक में वर्चुअली शामिल होने की संभावना हो इसमें रखी गई है। और वर्तमान में SCO में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान देश है वो इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना है SCO की तो ये वर्ष 2001 में की गई थी। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है ये 2001 में स्थापित हुआ था। और ये एक अंतर सहकारी समूह है जो चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से मिलकर बना हुआ है। और ये इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन का विस्तार है 60% से भी अधिक के जो यूरोसियन भूमध्यकर क्षेत्र को शामिल करता है। और इसमें 40% जो विश्व जनसंख्या और 30% वैश्विक GDP को कवर करता है। और इसका उद्देश्य है कि सदस्यों के बीच में आर्थिक, राजनीतिक और अन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। अब जो इसका हेडक्वार्टर वो है कहाँ पे, तो ये इसका हेडक्वार्टर SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और भारत वो इस SCO की अध्यक्षता भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति है वो शुरू की है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये संयुक्त अरब अमीरात है वो इसकी रणनीति वो शुरू की है। तो संयुक्त अरब अमीरात है इन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है जिसका उद्देश्य है कि जीनोमिक प्रोग्राम के विकास के लिए समर्थन करना। और ये रणनीति है ये 10 वर्षों तक चलेगी और देश की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता उनको पूरा करने पर अपना ध्यान करेगी। और वर्ष 2021 में जो स्थापित अमीरात जीनोम काउंसिल है ये राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की देखरेख वो करेगी। और इस लॉन्च प्रोग्राम में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इन्होंने भी भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10
कि पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर है वो किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 800 करोड़ रुपए वो आवंटित किए गए हैं। जो देश भर में 7,432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो फेम योजना फेज 2 के तहत जो 800 करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं, और सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पे उपयोग के लिए आवश्यक जो बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जो 2015 है, इसमें फास्ट एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है फेम, इसमें इंडिया स्कीम तैयार की थी। और इस योजना का जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर 2 साल की जो अवधि के लिए तो स्वीकार किया गया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित जो माइक्रोपे है ये लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस क्वेश्चन को अपने ऊपर भी डिस्कस किया है, और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना वो लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, करूर वैश्य बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। जो आरबीआई है इन्होंने नियमों का उल्लंघन करने पर जो करूर वैश्य बैंक है उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना वो लगाया है। और केंद्रीय बैंक ने जो 21 फरवरी 2022 से जो लेके 4 मार्च 2022 है उसकी अवधि के दौरान जो करूर वैश्य बैंक है इनका निरीक्षण किया था, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। अब जो करूर वैश्य बैंक है तो इसका हेडक्वार्टर वो है तमिलनाडु करूर में स्थित है, और इसकी स्थापना है वो 1916 में करूर वैश्य बैंक की स्थापना वो की गई थी। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।